नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास सेवेंथ में आज हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो आपने देखा पहला चैप्टर जो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, आपने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है। और अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली जो 6-7 वीडियो की सीरीज़ है इस चैप्टर की आप देख लीजिए। तो मैंने इसमें सारा डिस्कशन किया हुआ है, सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन, जो भी इसमें चैप्टर है हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये सब देखिए, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, आर्काइव, पेंटिंग, ये अरेबियन स्क्रिप्ट है, आप देख लीजिए, पर्शियन अरेबियन स्क्रिप्ट, न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये पर्शियन व्हील है जो इन्वेंट की गई थी, जातीज के बारे में, रीजन एम्पायर, ये मैप है जो आपको मैप बना लेना है अपनी कॉपी में। और ये जो 1 से लेकर के जो नंबरिंग की गई है, ये सब जो उस समय के जो एरियाज़ थे, जो क्षेत्र हैं, वो उच्च है, मुल्तान है, सिस्तान है, कलनौर है, लाहौर है, समाना, सरस्वती है, कोहराम है, ये सारे जो हैं, हंसी है, दिल्ली है, सारा ये जो है दिखाया गया है इसमें। और लैंग्वेज और रीज़न को भी हमने, जो पोएट अमीर खुसरो ने जो पढ़ाया है उसको भी हमने करा दिया है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स भी हमने पढ़ा दिया है, पैट्रॉन्स पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर हो गया है। तो आइए अब बारी है, अब ये कहा गया है फर्स्ट में इमेजिन करना है आपको, यू आर अ हिस्टोरियन, आप एक इतिहासकार हैं, चूज़ वन ऑफ द थीम्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड डिस्कस वाई यू थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ दैट थीम। तो आप एक इतिहासकार हैं और आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, मतलब इस पे आपको डिस्कस करना है और इसके बारे में सोचना है कि आपके लिए क्यों इंटरेस्टेड है और आप क्यों इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, आपको क्या इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। तो अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था। और अगर आप इसका आंसर आप अपने बुक में ढूंढना चाहते हैं तो पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 4 पे सबसे ऊपर के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप देख लीजिए। इन द मिडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज नॉट स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। हिंदी में परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। हिंदी में परदेसी कहा जाता था और पर्शियन में उसे अजनबी कहा जाता था। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स। तो कोई सेम गांव में अगर रहता है तो फॉरेनर नहीं होंगे, लेकिन उस ज़माने में अगर एक गांव में दूसरी जगह से कोई आ रहा है जिसको कोई नहीं जानता, पहचानता या उसकी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, तो उसे फॉरेनर कहा गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला है ए, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। तो ये कहता है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 700-700 के बाद, इस पीरियड के बाद इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा मिले हैं। दूसरा है, तो ये फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। दूसरा है, मराठाज एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में क्या मराठों ने जो अपनी पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको गेन कर लिया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हम 700 से लेकर 1750 तक की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये सेकंड बी वाला ट्रू हुआ, ए फॉल्स, बी ट्रू हुआ।
सी, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with spread of agricultural settlement। तो ये भी ट्रू है, सी वाला भी। और डी है, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो गियासुद्दीन बलबन ने क्या असम, मणिपुर, कश्मीर को कंट्रोल किया था? नहीं, दिस इज़ फॉल्स। आइए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश है आर केप्ट। तो इसमें आपको लिखना है डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। बी में है डैश वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। तो इसमें आपको भरना है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का बीच में आया था, तो उसमें जियाउद्दीन बर्नी वाज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। और सी में भरना है आपको डैश डैश एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये आपको इसमें भरना है। पहला जो डैश है उसमें पोटैटो भरेंगे, पोटैटोज, दूसरा कॉर्न्स, तीसरा चिलीज़, चौथे में टी और एंड के बाद कॉफ़ी। ठीक, तो इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो हम सबसे पहले बुक को ओपन कर लीजिए आप लोग, किस चैप्टर पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात कही गई थी, जिसमें पर्शियन व्हील बना हुआ है पेज नंबर 7 पर। 6 से शुरू हो रहा है आंसर नंबर 4। द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 की फर्स्ट 2 लाइन में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो एक पर्शियन व्हील हो गया, स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड थर्ड वन इज द फायर आर्म्स इन कम्बैट। फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में जो रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुए हैं आपको ये बताने हैं। तो इसकी आंसर ढूंढने के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 11 में, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स वाले टॉपिक में। इसमें पेज नंबर 11 पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ से आप 3-4 पॉइंट बना लीजिए, जिसमें यह है कि कलेक्टिंग बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। दीज इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, जिसमें हिंदुइज्म के बारे में बात की गई है सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में संस्कृत टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया है। फोर्थ वाले में बात किया गया आइडिया ऑफ भक्ति के बारे में। तो इस तरह से आपका अगर चाहे तो अगला पॉइंट आप पेज नंबर 12 से ले सकते हैं। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। मतलब मुस्लिम धर्म का आगमन कैसे हुआ। और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, बता सकते हैं। क्रिश्चियनिटी तो हालांकि बहुत बाद में लास्ट में आया। तो फ़िलहाल आप यहाँ मुस्लिम रिलीजन तक, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, लेट्स अंडरस्टैंड में। इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। मतलब सेंचुरीज़ में, उस शताब्दी में हिंदुस्तान का जो नाम है वो किस तरह से बदला, किस तरह से चेंज हुआ है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है।
तो इसके लिए पेज नंबर 3 पे आप देख लीजिए, पेज नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 3, जहाँ पे ये है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज है। इसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj a Siraj chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. He used the term in the political sense for lands that were part of the, ये पूरा देख रहे हैं डिटेल इसमें। In early 16th century, Babar used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. और 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it. तो इस तरह से पेज नंबर 3 पे आपको आंसर नंबर 6 जो है मिल जाता है। अब हम बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। जो जाति के मामले हैं वो किस तरह से रेगुलेट किए जाते थे, किस तरह से कंट्रोल किए जाते थे। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8, आप किसी बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 8 पर जो लास्ट पैराग्राफ है आप देखिए, मैं इसको रिसाइट कर रहा हूँ। जातीज फ्रेम्ड दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ दियर मेंबर्स। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स described in some areas as the Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by the chieftains. Together they were only one small unit of the state. Means you have to complete the whole paragraph of the page number 8 last paragraph, and this is completed answer number 7. अब हम बात करते हैं व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। पैन रीजनल का मतलब क्या होता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जब कोई बड़ा शासक अपने प्रभाव से और मतलब पावर से छोटे राजाओं को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो ये पैन रीजनल में आता है। और इसका आंसर आपको लिखना है पेज नंबर 11 पे आप आ जाए। 11 पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लीगेसीज of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many districts and shared traditions in the realms of governance, the management of economy, elite cultures and language. And so this is the answer completed, page number 11 first paragraph. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई। तो स्पेशली आप जानते ही हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पहली चीज़ ये है कि वो कॉपी होता था। जो हिस्टोरियंस थे, जो राइटर्स थे, जो स्क्रिप्ट राइटर थे, उसको कॉपी करते थे टाइम टू टाइम, हर कोई बार बार कॉपी होता था। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो कई बार मिसिंग हो जाता था, कई बार बदल जाता था, पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता था। तो ये बड़ा मुश्किल काम था कि मैन्युस्क्रिप्ट को सेम एज, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये
कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था तो मिसप्लेस भी हो गया, गायब भी हो गया, उसकी कॉपी मिली, तो बहुत सारी चीज़ें स्क्राइब्स ने उसमें चेंज भी कर दी, बदल दी, और पढ़ने लायक नहीं है। डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है और उस लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट होते हैं उसको मतलब पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये जो खास करके जो हिस्टोरियंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पेज नंबर 5, द मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. If you have copied friends' homework, जहाँ पे homework की बात कही गई है, as scribes copied manuscript, they also introduced a small changes, a word here, sentence there. The small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another. We are totally dependent upon the copied made by the later scribes, so we have found more difficulty to reading, and the words and sentences were changed in the copied material. तो मैन्युस्क्रिप्ट में तमाम तरह के चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और तमाम तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्योंकि उसमें ओल्ड टेक्स्ट नहीं मिल पाया। अब हम बात कर लेते हैं, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। तो क्या हिस्टोरियन को प्रॉब्लम्स हुई हिस्ट्री को कई पार्ट्स में डिवाइड करने में? आप जानते ही हैं कि मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कशन पहले भी किया है कि हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जैसा रूल हुआ, जिस तरह से लोगों ने रूल किया, जिस धर्म के लोगों ने रूल किया, उसी हिसाब से उनके रिलीजियस के बेस पर उस हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स को डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो पार्ट था 700 से पहले वाला, उसे किस रूप में डिवाइड किया गया था? उसे कहा गया था आपका हिंदू पीरियड कहा गया। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने हिसाब से चेंज किया, तो उसे हिंदू पीरियड कहा। और 700 से लेकर 1750 तक जो रूल था वो मुस्लिम का था, तो उसे मुस्लिम पीरियड उन्होंने कह दिया। और तीसरा जो मॉडर्न जो पार्ट है उसमें जो रूल है वो ब्रिटिश का था, तो उन्होंने ब्रिटिश कहा उसे। तो इस तरह से जो पीरियडाइजेशन है उसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो पेज नंबर 12 पर लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसमें बताया गया, द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ दैट ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द only important historical change, and there were no other significant development in the economy, society and culture. Such division also ignored the rich diversity of subcontinent. तो मुझे लगता है कि अगर आपने इसको पूरा पैराग्राफ लिख लें तो सफिशिएंट है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। Compare either map 1 or map 2 with the present day map of subcontinent, listing as many similarities and differences you can find. Definitely you find more differences in the map 1, map 2. तो map 1 और map 2 में भी तमाम तरह के differences मिलते हैं। इवन आपने श्रीलंका को देखा, को बिल्कुल जहाँ पे इंडिया हिंदुस्तान होना चाहिए वहाँ श्रीलंका को दिखाया है, जहाँ श्रीलंका होना चाहिए वहाँ हिंदुस्तान दिखाया हुआ। तो मैप फर्स्ट में और मैप 2 में ही तमाम तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मैप 2 जो मैप 2 है और आज का मैप है, लगभग दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिमिलरिटीज़ में क्या है, आप सिमिलरिटीज़ में आप देखिए जो बाउंड्रीज है श्रीलंका को शो किया गया, मतलब मैप 1 से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेगा, लेकिन मैप 2 से अगर देखेंगे
तो आज के मैप में तमाम तरह के सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी, डिफरेंसेस बहुत कम मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर भी लिखना चाहें तो शुरू में लिखा हुआ है, जहाँ पे मैप वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ये मैप पहले पेज पर ही है, मैप 1 है, और दूसरे पेज पर मैप 2 है। तो इन्हीं दोनों पैराग्राफ में चैप्टर के शुरू में ही आपको उसमें डिफरेंस आपको दोनों का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, कंपैरिजन आप कर लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहा हूँ। Where records are kept in your village or city, who writes these records? Is there an archive? Who manages it? What kind of documents are stored there? Who are the people who use it? तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, आपको करना क्या है। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आपको ये बताना है कि क्या आपके यहाँ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, आप विलेज में हैं कि सिटी में हैं। अगर विलेज में है तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बिल्कुल शहर में भी रखे जाते हैं। रिकॉर्ड कौन लिखता है? हु राइट्स दिस रिकॉर्ड? रिकॉर्ड को कौन लिखता है? अगर गांव की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं? ग्राम प्रधान होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसे कहते हैं सेक्रेटरी, और तीसरा होता है लेखपाल। ये तीनों मिल करके उसको मेंटेन करते हैं। अगर नगर पालिका है या नगर पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आप तो ऐसी जगहों पे आप देखिए नगर पंचायत या नगर पालिका उसकी ऑफिस होती है, और वहाँ पे सारे रिकॉर्ड, ज़मीन, खेत और मकान, सब कुछ पूरा आपकी इवन फैमिली का डिटेल भी, आपके पूरे ज़मीन के कागज़ात, पूरा उसका डिटेल, सब कुछ पूरे आपकी फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड में लिखा होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। शहर है तो नगर पालिका मेंटेन करती है, नगर पंचायत मेंटेन करती है कस्बा वगैरह में, और अगर गांव है तो वहाँ पे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और तीसरा होता है लेखपाल जो ज़मीन के सारे रिकॉर्ड रखता है। इज़ देयर एन आर्काइव? आर्काइव तो नहीं है शहरों में, हाँ सिटी में आर्काइव मिल जाएगा, गांव में आर्काइव नहीं मिलेगा। आर्काइव मतलब यह है कि पुरानी चीज़ें लोग घरों में रखते हैं। आर्काइव जैसा कोई प्लेस, पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे होंगे, तो ये थोड़ा सा शहर में मिल जाएगा, ख़ास करके बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे बड़े शहर में। हु मैनेज इट? तो आर्काइव है तो कौन मैनेज करता है? आर्काइव के लिए आपको पता है कि डिफरेंट पोस्ट होती है मैनेज करने के लिए, तमाम तरह के कर्मचारी होते हैं जो उसे साफ़ सफाई और उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, और पब्लिक को भी अलाउ करते हैं वहाँ विजिटिंग के लिए, सेफली चीज़ें रखी जाती हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड देयर? अगर विलेज में अगर आप रहते हैं तो आप देखिए, वैसे आर्काइव तो मिलेगा नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स ज़मीन के रखे रहते हैं, गांव में लेखपाल के पास होते हैं। और जन्म मृत्यु का जो रिकॉर्ड है आपको वो सेक्रेटरी के पास मिल जाएगा। सारा विकास कार्य पर जितना पैसा आता है कि कहाँ कहाँ खर्च होता है, वो सारा रिकॉर्ड जो है आपको सेक्रेटरी वीडियो के पास मिल जाएगा। इसके अलावा राशन जो बंटता है, राशन जो आता है राशन की दुकान पे, वो सारा रिकॉर्ड आपको, राशन शॉप का डीलर हर गांव में होगा, वहाँ मिल जाएगा, शहर में भी होगा। हु आर द पीपल हु यूज़ इट? मतलब कौन उसे यूज़ करता है। इफ़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया दे विल यूज़ दैट रिकॉर्ड्स, बट इन द सिटी एरिया इफ़ एनी हिस्टोरिकल रिसर्च, कोई अगर ऐसा हिस्टोरिकल रिसर्च टाइप का हो रहा है तो मतलब विद परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन से वो रिकॉर्ड यूज करने की परमिशन मिल सकती है। और अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसकी कॉपी आसानी से आप लेखपाल से और पंचायत से आप ले सकते हैं।
तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने ये सारे क्वेश्चन पूरे कर लेने हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें आपका पैसा लगता है ना मुझे कोई पैसा मिल रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन से कोई पैसा ना आपका जाता है ना हमें मिलता है। और वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह से मैं आपको नए नए वीडियो लेके आऊँगा। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।